नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अमरदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी आपने मेरी अगर पिछली सीरीज़ देखी होगी तो आप सभी को पता है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया घूम कर आया हूं। तो आर्मेनिया घूमने के बाद ना मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरी सीरीज़ का एक जो है कंक्लूजन, एक सारांश वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप सभी को ना अगर आर्मेनिया घूमने जाना है, चाहे आप इंडिया से आर्मेनिया घूमने जा रहे हो या फिर दुबई से आर्मेनिया घूमने जा रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्मेनिया के बारे में अपना जो मैंने ये ट्रैवल किया है, उस ट्रैवल में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और क्या क्या मैंने कैसे वीज़ा लिया, कैसे मैंने टिकट बुक की और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पर घूमने के लिए, जिनके बारे में मैं यहाँ सब कुछ आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे जब भी आप नेक्स्ट ट्रैवल आप करोगे ना आर्मेनिया की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आर्मेनिया के बारे में बताना चाहूँगा। आर्मेनिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। इतनी खूबसूरत कंट्री है कि आप ये सोचिए, इस कंट्री का 80% से ज़्यादा जो एरिया है वो माउंटेन एरिया है और लैंड जो है ना वो बहुत कम, अबाउट 18% 17% फ्लैट लैंड एरिया है। तो आपको इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी चीज़, ये कंट्री जो है ना, इनके जो है एक बॉर्डर पर जो है तुर्की पड़ता है। अगर आप देखेंगे इधर वेस्ट साइड में तो तुर्की पड़ता है, जॉर्जिया भी इसका बॉर्डर लगता है, अजरबैजान का बॉर्डर लगता है। आपको मालूम है ना कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में आप लोग अक्सर न्यूज़ सुनते रहते होंगे। तो अजरबैजान भी आर्मेनिया का पड़ोसी है और एक तरफ जो है ईरान इसका पड़ोसी है। तो ये पूरी लैंड लॉक कंट्री है, इसके पास कोई ओशियन बीच नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और खास तौर से इंडियंस को जरूर वहां पर एक बार विजिट करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं शेंगन वीज़ा नहीं आपको मिल पा रहा है या आप शेंगन एरिया में नहीं जा पा रहे हैं और आप अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अगर कहीं घूमने जाए, एक ऐसी कंट्री में घूमना चाहते हैं जिसका वाइब बिल्कुल जो है आपको ऐसा लगे कि आप यूरोप की किसी कंट्री में घूम रहे हैं, तो आर्मेनिया आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स में मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो है वीज़ा। क्योंकि जब भी किसी कंट्री में जाते हो तो सबसे पहले आपको वीज़ा हासिल करना होता है। तो वीज़ा, अगर आप दुबई में रहते हैं या जीसीसी के किसी भी कंट्री में अगर आप रेजिडेंस हैं, तो आपके पास यहाँ की अगर रेजिडेंसी है ना, तो आपको आर्मेनिया का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। जैसे कि मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे पास रेजिडेंसी है जीसीसी कंट्री की, राइट। तो इस वजह से मुझे आर्मेनिया में ऑन अराइवल वीज़ा उपलब्ध था। लेकिन मैं ई वीज़ा लेकर के गया था, क्योंकि मेरी एक आदत क्या है कि मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ ना, तो अगर उसका ई वीज़ा अवेलेबल है तो मैं सबसे पहले उसका ई वीज़ा निकाल लेता हूँ। क्योंकि जब आप कंट्री का ई वीज़ा ले लेते हैं ना, तो सामने वाली कंट्री की जो में जब आप एंट्री करते हो तो आपके एंट्री के चांसेस वहां बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा पे मैं थोड़ा कम भरोसा करता हूं। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, अगर ये भी चीज़ है कि अगर आपके पास कनाडा का रेजिडेंसी है, ठीक है, वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, यूएसए का वीज़ा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, और या फिर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है, जापान का वीज़ा है, कोरिया का वीज़ा है, इन सारे कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं आर्मेनिया का। या फिर जीसीसी कंट्री के, जीसीसी मेंबर की जितनी कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, या फिर कुवैत हो, इनमें से, या कतर हो, इनमें से किसी कंट्री की अगर आपके पास रेजिडेंसी है, आप यहाँ के रेजिडेंस हैं, तो भी आपको आर्मेनिया का वीज़ा ऑन अराइवल है। तो आप वीज़ा के लिए ऑनलाइन ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वीज़ा के लिए फीस है ओनली $6। कैन यू बिलीव, $6 केवल फीस है इसकी। अगर आप वहाँ पर, मोस्टली टूरिस्ट जितने भी जाते हैं वो एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए जाते हैं, तो उतने दिन के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम फीस जो है रखी गई है वो $6 है, जो बहुत ही कम है। आप 86 का मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, लगभग 500 रुपये इंडिया के बनते हैं। तो वीज़ा भी ऑलमोस्ट फ्री ही समझो। अब बात करते हैं टिकट की। मैं आर्मेनिया गया था दुबई से। तो दुबई से मैंने क्या किया, यहाँ से ना अबू धाबी एक शहर है, वहाँ से विज एयर करके जो है बहुत एक सस्ती फ्लाइट जाती है आर्मेनिया के लिए। या अगर आप अबू धाबी दुबई से नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप शारजा से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एयर अरेबिया जाती है। ये दोनों फ्लाइट्स बहुत ही सस्ती हैं। जैसे मुझे दुबई से ना अबू धाबी बहुत दूर लग रहा था, क्योंकि यहाँ से अबू धाबी का डिस्टेंस बहुत दूर है। फिर मुझे यहाँ से पहले अबू धाबी जाना पड़ता बाई रोड, इसके बाद अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ के आर्मेनिया जाना पड़ा। तो मैंने जो है अपनी टिकट जो बुक की थी वो एयर अरेबिया से बुक की थी शारजा। मैं यहाँ से शारजा गया था बाई रोड और फिर शारजा से मैं आर्मेनिया पहुँचा था। क्योंकि दुबई से जितनी भी फ्लाइट्स मुझे मिल रही थी वो सब महंगी मिल रही थी, इसकी वजह से मैंने सोचा कि फिर एयर अरेबिया की फ़्लाइट्स मिल गई। ये मुझे 400 दिरहम अप्रॉक्स मिली थी, तो बहुत ही अच्छे सस्ते दाम पे मुझे जो है ये फ़्लाइट मिल गई थी। अगर आप इंडिया से भी जा रहे हैं तो इंडिया की भी फ़्लाइट जो आर्मेनिया जाती है उनमें से मोस्टली जो है ना अबू धाबी वाया अबू धाबी होके जाती है। पहले आपको दिल्ली से लेकर के आते हैं अबू धाबी, और अबू धाबी से फिर आपको आर्मेनिया ले जाते हैं। तो ये जो फ्लाइट होती है आपको बहुत चीप प्राइस में पड़ जाती है, क्योंकि अबू धाबी से जो
विज एयर जाती है ना, वो बहुत सस्ती और बजट एयरलाइन है। उसमें जो है तो आप जब भी आर्मेनिया जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे इंडिया से कर रहे हो चाहे दुबई से कर रहे हो, आप या तो एयर अरेबिया को चूज़ कीजिए। इंडिया वालों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट हो जाएगी एयर अरेबिया या विज एयर के लिए, और अगर आप दुबई यानी यूए की किसी भी शहर से अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए विज एयर या एयर अरेबिया दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। टिकट बुक करा के मैं पहुंच गया वहां पर आर्मेनिया। आर्मेनिया में जाने से पहले ना बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिनाई कर देते हैं, वीज़ा एंट्री नहीं देते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि मैंने ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ई वीज़ा आपके हाथ में है ना, तो आपकी जो एंट्री होती है सामने वाली कंट्री में वो काफ़ी हद तक जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ई वीज़ा मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था। पासपोर्ट पे आपके कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कम से कम 6 महीने 7 महीने बाद की हो तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी होने वाला होता है ना तो फिर एंट्री आपकी डिनाइड कर दी जाती है। दूसरी चीज़, जब मैं वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस भी था, क्योंकि मैं पेपर हमेशा अपने ना कंप्लीट करके चलता हूँ। जो भी सामने वाली कंट्री की रिक्वायरमेंट है मैं पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था। रिटर्न टिकट क्यों नहीं था कि मेरा आगे प्लान था वहाँ से जॉर्जिया जाने का, लेकिन किसी कारणवश मैं जॉर्जिया नहीं जा पाया और जॉर्जिया न जाने के बजाय मैं सीधे आर्मेनिया से ही दुबई वापस आ गया। तो इमिग्रेशन के लिए बहुत ही इजी है आर्मेनिया। मैं ये कहता हूँ कि यार इतना स्मूथ इमिग्रेशन मैंने आज तक किसी भी कंट्री का नहीं देखा। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, आप सीधे एयरपोर्ट पे जाते हो, उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया, मुझसे वीज़ा लिया, हालांकि मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी सब दे दिया, लेकिन वो सारे पेपर उन्होंने साइड में रख दिए। सिर्फ मेरा ई वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा और उसके बाद स्टैंप लगाया और यू कैन गो। तो एयरपोर्ट पर आ गया और इस बड़ा ही स्मूथ इमिग्रेशन रहा। तो इमिग्रेशन से लेकर के अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो कोई भी टेंशन नहीं है आपको इमिग्रेशन में, बहुत ही ईजिली आपको इमिग्रेशन में एंट्री मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ से इंडिया से आ रहे हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होना मस्ट है। रिटर्न टिकट रहेगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रिटर्न टिकट नहीं है तो आप वहाँ से किसी दूसरी कंट्री में अगर जा रहे हो तो वहाँ का टिकट और वहाँ का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं किसी नेक्स्ट कंट्री में टूरिज्म के लिए जाता हूँ ना तो मेरा पहला काम यही होता है कि मैं सिम कार्ड जरूर खरीदता हूँ, क्योंकि जब आपके पास सिम कार्ड होता है तो आपके पास डाटा आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, और इंटरनेट आपकी पूरी जर्नी में सबसे बड़ा फ्रेंड है, आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी जाना है, कुछ भी प्लान करना है, फूड सर्च करना है या ट्रेवल डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, रास्ते में कहीं भटक गए हो, आपको अपने हॉस्टल तक जाना है, होटल तक जाना है, या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको गैदर करनी है ना तो उसके लिए इंटरनेट सबसे बेस्ट है। आपको भी मालूम है आजकल इंटरनेट का जमाना है तो बिना इंटरनेट के काम नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिम कार्ड पे पैसे बचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस पॉइंट होगा। खासतौर से एज ए सोलो ट्रैवलर हो या आप फैमिली के साथ जा रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको सिम कार्ड जरूर बाई करना है। अच्छा, सिम कार्ड बाई करने के लिए मैंने क्या किया था ना, जैसे मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा था मैंने एयरपोर्ट से ही सिम खरीद लिया था। उसका रीजन क्या था कि अगर मैं एयरपोर्ट पर सिम नहीं खरीदता, उसकी बजाय मार्केट में जाकर के सिम खरीदता ना, तो जितने, हाँ ये बात अलग है कि एयरपोर्ट पर सिम महंगा पड़ता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा जो सस्ता पड़ता है ना, तो उसमें एक नुकसान भी है कि जब आपके पास एयरपोर्ट पर सिम नहीं होता ना तो आप टैक्सी बुक नहीं कर सकते हो, और टैक्सी जब बुक नहीं करोगे ना तो फिर क्या होगा कि जो है मनमाने प्राइस मांगेगा सामने टैक्सी वाला, और फिर वो आपके लिए उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे सिम लिया। सिम मुझे पड़ा था 3000 AMD। AMD बोलते हैं आर्मेनियन द्राम को, ओके, DRAM द्राम, आर्मेनियन द्राम 3000 मैंने पे किया था। उसकी वजह से मुझे 1 मंथ का अनलिमिटेड डाटा मिला था। मुझे कॉलिंग का मुझे कोई इतना ज़रूरत नहीं था, मुझे चाहिए था इंटरनेट, तो 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड डाटा के साथ और बहुत अच्छी स्पीड के साथ मुझे मिला था। और जो सिम मैंने लिया था वो वीवा कंपनी का था। तो सिम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा करेंसी। जब भी आप किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल करेंसी आपके पास 100% होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से जा रहे हैं या फिर दुबई से जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज मत करवाइए, उसमें आपको नुकसान होगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यहाँ से US डॉलर लेके जाइए। जैसे मैं जब गया था ना तो मेरे पास 1500 US डॉलर करीब मेरे पॉकेट में थे, क्योंकि किसी भी थर्ड कंट्री में जब आप घूमने जा रहे हो ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा मनी लेकर के आप हमेशा अपने पास रखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज़, इमिग्रेशन में भी कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि आपके पास कितना सारा पैसा है, आप दिखाइए, शो करिए, मनी शो करनी पड़ती है आपको। तो अगर 1500-2000 डॉलर आपके पास पड़ा है ना तो वो इतना इनफ होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर उसमें सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, एज ए सोलो ट्रैवलर अगर आपके पास इतना पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 1500 US डॉलर लेके गया था, उसमें से $100 जो है मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि एयरपोर्ट पे मैं एक्सचेंज कराऊंगा तो वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और उसकी बजाय अगर मैं मार्केट में जाऊँगा एक्सचेंज किसी बाहर सिटी में एक्सचेंज कराऊंगा ना तो वो मुझे अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एयरपोर्ट पर जब मैंने एक्सचेंज करा लिया ना तो उसकी वजह से मुझे टैक्सी वाले को पे करना है या किसी फूड वाले को पे करना है, तो मैं डॉलर तो नहीं दूंगा वहाँ किसी को। अगर डॉलर दूंगा भी तो वो तो मुझे और भी ख़राब रेट मिलेगा। तो इसकी वजह से मैंने $100 को एक्सचेंज करा लिया था, जिसका रेट मुझे मिला था 384।
US डॉलर के अगेंस्ट में एयरपोर्ट पे 384 का मुझे एक्सचेंज रेट मिला था। और वही जब मैंने सिर्फ $100 कराया था ताकि मेरी जेब में थोड़ा पैसा आ जाएगा, इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा फिर से करा लूँगा। इसके बाद जब मैं सिटी में पहुँचा था वहाँ से मैंने फिर से एक्सचेंज कराया था $100, जिसका मुझे रेट मिला था 390। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट के पे आप करेंसी एक्सचेंज करा लेते हो तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए या टैक्सी वाले को या बस वाले को देने के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के आर्मेनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। पब्लिक गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, टैक्सीज चलती हैं, इसके लिए बहुत ईजिली आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। जब मैं यहाँ से एयरपोर्ट पे पहुँचा था तो मैंने क्या किया, पहले टैक्सी वाले को हायर करना चाहा। तो टैक्सी का मैंने प्राइस पूछा तो उसने मुझे बताया 9,000, कोई 8,000, कोई 9,000, इस तरीके से लोग वहाँ मुझे प्राइस बता रहे थे AMD में, जो कि बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले सोचा कि इसको थोड़ा कन्विंस करूँ कि यार थोड़ा कम करे, 6-7 तक आए तो मैं बैठ जाऊँ। हालांकि उसने कम नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला ना तो बाहर बस खड़ी हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट की बस खड़ी हुई थी। वो बस मैंने जो है ना पकड़ी और उसने मुझे सीधे मेरे डेस्टिनेशन पे उतार दिया, रिपब्लिक स्क्वायर, जो आर्मेनिया का बहुत जो है सेंट्रल, जो सारे टूरिस्ट के लिए ना हब है, वो सब वहाँ पे ही रुकते हैं मोस्टली हॉस्टल में। तो बस नंबर 203 था, शायद मैंने दूसरे वीडियोस में अपने मेंशन किया है, आप चाहें तो मेरी सीरीज़ में देख सकते हैं। उसने पता है मुझसे कितना लिया, 300 AMD। 300 AMD में मैं अपने एयरपोर्ट से हॉस्टल तक पहुँच गया था और वो मुझसे 8,000 AMD मांग रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जब भी आप आर्मेनिया जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयरपोर्ट से आप टैक्सी की बजाय बस पकड़ेंगे और बस बिल्कुल एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो सामने ही खड़ी रहती है। और सभी टूरिस्ट को सबसे पहले रिपब्लिक स्क्वायर ही जाना होता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट जाते हैं सब रिपब्लिक स्क्वायर के पास ही अपना एकोमोडेशन लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा, अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। जब भी आप आर्मेनिया घूमने जाए ना, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप अकेले हो तो अपना हॉस्टल बुक करो। होटल मत लेना, होटल महंगा पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो होटल बुक करो। आर्मेनिया बहुत ही सस्ती कंट्री है, यूरोपियन वाइब है पूरी। आप जब वहाँ पहुँचोगे तो ऐसा लगेगा कि यूरोप की किसी कंट्री में ही आप घूम रहे हो। हर तरफ साफ सफाई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सस्ता बहुत है। आप ये समझ लो कि उसकी करेंसी जो है ना इंडिया से भी डाउन है। इंडिया का शायद 4.5 का डिफरेंस है, मतलब 4.5 आर्मेनियन द्राम मिलते हैं आपको एक इंडियन रुपीज़ में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है इंडिया से भी। तो एकोमोडेशन के लिए मैंने क्या हॉस्टल बुक किया था। हॉस्टल में तो आपको मालूम है ना बेड स्पेस मिलता है रहने के लिए, तो वो बेड स्पेस मुझे मिला था 20 द्रम पर डे के हिसाब से। द्रम मतलब मैं बता रहा हूँ इसका UAE द्रम की बात कर रहा हूँ। वो मुझे 20 द्रम पर डे के हिसाब से मिला था, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। अगर आप इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो करीब 400 रुपये रोज़ का बनता है। तो 400 रुपये रोज़ में एकोमोडेशन कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा एकोमोडेशन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं एज ए सोलो ट्रैवलर गया था, मुझे सारा दिन बाहर घूमना रहता था, तो होटल बुक करने का कोई मतलब नहीं, बिना मतलब पैसे देना। मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था, रात में 9, 10, 11 बजे घूम के आता था वहाँ से, क्योंकि भाई मैं कंट्री एक्सप्लोर करने गया हूँ तो मैं रूम पे थोड़ी बैठूंगा सारे दिन। तो फिर महंगा एकोमोडेशन लेने की कोई मतलब नहीं। इस वजह से मैंने सस्ता एकोमोडेशन लिया था, जो मुझे 20 द्रम पर डे के हिसाब से मिल गया था। अच्छा, गूगल मैप वहाँ पे काम करता है कि नहीं? मैं जब यहाँ से नहीं गया था ना तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि भाई गूगल मैप वहाँ पे काम नहीं करता है, तो आप Yandex गो करके जो है एक ऐप आता है वो डाउनलोड कर लो। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा भाई गूगल मैप भी बहुत अच्छे से काम करता है। और गूगल मैप और इंटरनेट, इन दोनों ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की कि आप बिलीव करो, जब नेक्स्ट टाइम आप आर्मेनिया जाओगे ना तो ये ऐप अपने पास ज़रूर रखना। ये आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सारे लोकेशंस पे आपको खुद ही पहुंचा देगा, बस आप देखते जाओ कहाँ फूड अवेलेबल है, डिलीवरी। अच्छा, Yandex जो चलता है वहाँ पे ऐप ना, वो भी बहुत अच्छा है। आपको टैक्सी बुक करना है, 2 मिनट में आपकी टैक्सी बुक हो जाती है। फूड ऑर्डर करना है, फूड आ जाएगा आपके हॉस्टल पे। तो गूगल मैप और Yandex दोनों वहाँ पर चलते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं फूड की। देखो, मैं हूँ 100% वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस दुनिया में कहीं भी घूमने जाएंगे ना उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वही प्रॉब्लम मुझे आर्मेनिया में भी फेस करनी पड़ी। आर्मेनिया में कहीं भी वेज फूड नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे नॉन वेज, ऑलमोस्ट सारे नॉन वेजिटेरियन, गिनती के लोग वेजिटेरियन होंगे। तो उन वेजिटेरियंस के लिए कोई स्पेशल रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा। आप भी जानते हो बिजनेस में सप्लाई एंड डिमांड का गेम होता है। और आर्मेनिया जो देश है ना, वहाँ घूमने जो लोग जाते हैं उसमें से इंडियंस बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। तो जब उस कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वेजिटेरियन हैं ही नहीं। तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। आप किसी रेस्टोरेंट में या गूगल मैप पे आप सर्च करोगे ना तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आपको शो करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो वेजिटेरियन नहीं है। आपके जाने पर वो नॉनवेज वाले ही बर्तन में नॉनवेज वाले ही फूड से वेजिटेरियन बना के आपको दे देते हैं। लेकिन आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं इस तरीके का खाना नहीं खा सकता। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इस वजह से मैं खाने का मुझे थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम हुआ। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे सुपरमार्केट्स में भी रोटी मिलती थी, बड़ी बड़ी रोटी मिलती है वहाँ बहुत सस्ते रेट में। तो मैं वो रोटी ले लेता था, सैलेड ले लेता था, दही ले लेता था, दूध ले लेता था और फ्रूट्स ले लेता था।
मैगी का एक पैक या रेडीमेड फूड जो आता है वो भी आप लेके जा सकते हो। रेडीमेड फूड अपने, अगर आप फुल वेजिटेरियन हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप जो है अपने फूड का इंतजाम करके जाना और वहाँ पे इसी तरीके का फूड आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको हर जगह मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज कम्युनिकेशन में भी आपको आर्मेनिया में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आर्मेनिया जो कंट्री है ना, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है आर्मेनियन। वहाँ पर इंग्लिश कोई नहीं जानता, वहाँ पे ऑफिशियली दो ही लैंग्वेज चलती है, एक आर्मेनियन और दूसरी रशियन। रशियन आपको मालूम है कि आर्मेनिया जो है पहले रशियन फेडरेशन जो USSR था ना, उसी का हिस्सा था, सोवियत संघ का। इस वजह से रशियन वहाँ सब मोस्टली सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश लोग वहाँ पर नहीं जानते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, ट्रांसलेट करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट आपके पास है तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैं था, मेरे पास इंटरनेट था तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये बात सही है, न्यू जनरेशन हो या ओल्ड हो यार, इंग्लिश वहाँ बहुत कम लोगों को आती है। अब बात करते हैं वेदर की। आर्मेनिया का वेदर पूरे साल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप टूरिस्ट हो, आप इंडिया से जा रहे हो या दुबई से जा रहे हो, UAE से जा रहे हो, UAE में तो आपको मालूम है ना, एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अनबिलीवेबल, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो मैं तो इस वजह से आर्मेनिया घूमने गया था कि भाई वेदर एकदम से चेंज मिलेगा ना तो बहुत मज़ा आएगा घूमने में। मुझे ठंडे वेदर में घूमना बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट जितने भी टूरिस्ट हैं वो सब ठंडे वेदर में घूमना पसंद करते हैं। इंडिया से भी लोग जाते हैं ना तो ऐसे वेदर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो आर्मेनिया में तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है आप दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है स्नोफॉल के लिए। अगर आपको स्नो नहीं पसंद है, थोड़ी ठंडक पसंद है, तो आप जो है मार्च अप्रैल तक जा सकते हैं। अप्रैल के बाद फिर वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और हाफ सितंबर या पूरा सितंबर ही समझ लो, ये गर्मी का सीजन रहता है। बहुत अच्छा ग्रीनरीज रहती है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम नहीं, ठंडा मौसम नहीं मिलेगा। तो मौसम के बारे में अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो आप दिसंबर जनवरी फरवरी में जाओ, और हल्की सी ठंडक चाहिए तो मार्च अप्रैल में जाओ बस। इसके बाद मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी और मौसम में आर्मेनिया घूमें। आर्मेनिया अगर घूमने आप जा रहे हैं ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है टूर पैकेज बुक करना। टूर पैकेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं आपको। उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप आर्मेनिया घूमने जाओगे ना तो जितने आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब अलग अलग, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है। तो अगर आप टैक्सी बुक कर करके आप अलग अलग स्टेशंस पर घूमने जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। टूर बुकिंग में क्या होता है कि आप टूर बुक करोगे तो वो टैक्सी जो टूर मैनेजमेंट होती है वो या तो आपको कार में लेके जाएगी घुमाने के लिए या बस में लेके जाएगी। उसमें क्या होता है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग टूर गाइड भी मिलता है, क्योंकि वहाँ आपको मालूम इंग्लिश किसी को आती नहीं। अगर आप ऐसे नॉर्मल टैक्सी हायर करोगे ना तो वहाँ टैक्सी वाले को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा घूमने में, ना ही चीज़ों को कोई सही से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो टूर पैकेज बुक करो। एक टूर पैकेज एक दिन का करीब 8,000 आर्मेनियन द्रहम से 10,000 आर्मेनियन द्रहम लेता है, और डेली में मान के चलो 3 से 4 डेस्टिनेशन वो आपको घुमा देता है। मैक्सिमम 3-4 डेज में आप पूरा आर्मेनिया अच्छे से घूम लोगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, तो बड़े आसानी से घूम लोगे। अच्छा, यहाँ कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो आप घूमोगे? सबसे पहले आता है रिपब्लिक स्क्वायर। रिपब्लिक स्क्वायर मेन एरिया है येरेवन सिटी का। येरेवन जो है कैपिटल है आर्मेनिया की, वहाँ का जो मेन एरिया है वो है रिपब्लिक स्क्वायर। वहीं पर आपको हॉस्टल और होटल अपना बुक करना है, क्योंकि वहाँ से ही सारे टूर पैकेज भी आसानी से आपको मिल जाते हैं, और वहाँ से बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, आप खुद जाकर घूम सकते हो। जैसे आपका कैस्केड कॉम्प्लेक्स हो गया। कैस्केड कॉम्प्लेक्स जो है बहुत अच्छी जगह है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, मेरी सीरीज़ में सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है कैस्केड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है आपका सेंट ग्रिगोरी कैथेड्रल। कैथेड्रल के बारे में भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि जिस तरीके से अपने यहाँ मठ होते हैं ना, ठीक इसी तरीके से कैथेड्रल है, वो भी आप घूम सकते हो, 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके बाद आता है आपका मदर ऑफ आर्मेनिया स्टेचू। बहुत ही बड़ा स्टेचू, बहुत खूबसूरत स्टेचू बनाया गया है, वो देख सकते हो आप। इसके बाद आता है आपका ओपेरा थिएटर। बहुत पुराना थिएटर है, जो सोवियत संघ के टाइम का जो है स्ट्रक्चर है, वो बहुत खूबसूरत है, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद वर्निस सेवियर मार्केट भी है, जो हम लोग सामान कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते हैं तो अपने घर के लिए जो थोड़ा बहुत मैग्नेट्स वगैरह सामान वगैरह या कल्चरल या हेरिटेज से रिलेटेड जो सामान खरीदते हैं ना, वो आपको यहाँ पर बहुत सस्ता मिल जाएगा इस मार्केट के अंदर। इसके बाद आप जा सकते हो सेवानांक मोनेस्ट्री और सेवान लेक। लेक सेवान बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ आर्मेनिया में, और ये बहुत खूबसूरत लेक है, इसको विजिट जरूर करना। इसके बाद दिलीजान टाउन, जो इनका कल्चरल और हेरिटेज टाउन है, बहुत खूबसूरत, वहाँ पे दिलीजान नेशनल पार्क है, उसको भी आप घूम सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे गोसवांक मोनेस्ट्री। उस मोनेस्ट्री को भी पहाड़ों के बीच में गोसवांक मोनेस्ट्री बनी है, बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है। आप मतलब जाओगे ना, वहाँ बैठोगे तो आप बोलोगे यार मैं सच में स्वर्ग में आ गया हूँ, इतना खूबसूरत एरिया है, तो वहाँ ज़रूर घूमने जाना।
हाँ, गार्सियन मोनेस्ट्री ज़रूर जाना, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत चर्च हैं, पहाड़ों की वादियों के बीच में वो मोनेस्ट्री बनी है, बहुत सुकून मिलेगा आपको वहाँ। और वहाँ चारों तरफ का जो नज़ारा है, ऐसे ठंड में आप देखोगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अरारात माउंटेन वहाँ से आपको दिखेगा, हालांकि अरारात माउंटेन इस समय तुर्की में पड़ता है, लेकिन वो बॉर्डर ही है, आप आर्मेनिया से भी आराम से उसको देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। उसी का एक पार्ट है अराघात माउंटेन, वो आर्मेनिया के अंदर है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है ये माउंटेन रेंज जो इनकी। अरारात माउंटेन बहुत खूबसूरत नज़ारा है, वो भी आपको देखना है, वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ आर्मेनिया, गर्नी टेम्पल, सन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, ग्रीको रोमन स्टाइल का सन टेम्पल है, हज़ारों साल पुराना टेम्पल है। और इसको आप जब भी आर्मेनिया का टूर पैकेज बुक करोगे ना, तो टूर वाले अपने एडवर्टाइजमेंट में उसी टेम्पल को दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड यूनेस्को हेरिटेज है। तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, गर्नी टेम्पल जरूर आपको घूमना है। और चारों तरफ का नज़ारा जब आप देखोगे ना गर्नी टेम्पल के आसपास का, ओहो पूछो नहीं, अनबिलीवेबल, मतलब मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकता, इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है यार, वो जरूर आपको घूमना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो आप आर्मेनिया की वाइन फैक्ट्रीज भी देख सकते हो। आर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी। तो क्रिश्चियनिटी से अब अगर आप क्रिश्चियन हैं या नहीं भी हैं और आपको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भी आर्मेनिया आपके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। आप घूमोगे तो आपको फुल मज़ा आने वाला है, आप कभी अपनी पूरी लाइफ याद रखोगे। आर्मेनिया इतनी खूबसूरत कंट्री है। तो आप वाइन भी वहाँ पर जो है ना, जो सबसे पहली वाइन बनी थी वो वहीं पर बनी थी आर्मेनिया में। और दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा वाइन जो है ना आर्मेनिया में ही प्रोड्यूस की जाती है। तो अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो उसका भी टेस्ट ले सकते हैं, आर्मेनिया की वाइन फैक्ट्री का भी विजिट कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं बस इतने कहूँगा कि आर्मेनिया का टूर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप चाहे यूएई में रहते हो या इंडिया में रहते हो, अगर नेक्स्ट टाइम आपका टूर पैकेज सस्ते में, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं आता, सस्ते बजट में आपको जो है आर्मेनिया पूरा घूमने को मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई से रिलेटेड और अपने सारे ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बना के यूट्यूब पर डालता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।